उससे पहले हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ नई रिकॉर्ड्स होते हैं जो फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं, जो फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं एक एंटिटी की। रिकॉर्ड्स होते हैं जो फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं एंटिटी की, इसने कितना प्रॉफिट कमाया है, ग्रॉस कितना कमाया, नेट कितना कमाया, इसकी आज एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, ये सब हम समझते हैं। 11th क्लास में हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी वो पढ़ी थी सोल प्रोप्राइटरशिप की, जिसमें हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। तो अब हम ज़रा आगे बढ़ेंगे और पार्टनरशिप पे आएंगे, पर उससे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती कहाँ से ये हमको ज़रूर पता होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती कहाँ से हैं, देखो मैं आपको समझाता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं लॉ से। जैसे अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूँ, कंपनीज़ की बात करूँ, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे आई, तो वो आती हैं कंपनीज एक्ट 2013 से। एक्चुअली एक्ट से नहीं, लॉ से आती है। मैं लॉ बोलूँगा यहाँ पे, ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा वो, क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं। एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं टोटल लॉ का मतलब। बट यहाँ पे हम सिर्फ एक थोड़ा बेसिक रहेंगे। मैं आपको एक्ट बताऊँगा और फॉर्म बताऊँगा। देखो बिजनेस स्टार्ट करना है आपको, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं। हो सकता है जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप सोल प्रोप्राइटर खोलो, हो सकता है आप एक पार्टनरशिप खोलो। पर पार्टनरशिप में हमको एक बात समझनी होगी, कल को अगर बिजनेस बिकता है और क्रेडिटर्स जो लाइबिलिटी है पूरे तरीके से ख़त्म नहीं होती, तो घर की एसेट्स लेने आ जाएंगे जो क्रेडिटर्स हैं। तो यहाँ पे लाइबिलिटी जो है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड है। मतलब क्या, जब तक कि एक एक पैसा नहीं चुका दिया जाता तब तक जो है हमारी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पे भी क्रेडिटर्स का हक रहेगा। बट एक ऐसी फॉर्म भी होती है जहाँ पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी पे एक लिमिट लगा दी जाती है, उस एंटिटी को कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप की दूसरी फॉर्म है जहाँ पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है बल्कि लिमिटेड है। इसे LLP कहते हैं। इनके ऊपर मैं आपको बताऊंगा लॉ कौन सा लगता है, बेसिक बात हम करेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे इधर। फोर्थ है, जैसे कि मान लो आपने LLP खोल ली, नहीं तो पार्टनरशिप खोल ली। पार्टनरशिप में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर LLP, सोल प्रोप्राइटर खोल लिया आप, या आपने कंपनी खोल ली। BST में हमने 11th क्लास में पढ़ा है कितने फॉर्म्स हो सकते हैं। आपका भला करने का दिल है, इस दुनिया में आप आए हो तो कुछ अच्छा करके जाना चाहते हो, तो आप NPO खोल सकते हो, जो हमारी 12th क्लास के ये एक्चुअली में सारे ही चैप्टर्स हैं। सोल प्रोप्राइटर हमने 11th क्लास में पढ़ा था। मैं इनके आपको इनके ऊपर एक्ट लगते हैं वो बताता हूँ, रिस्पेक्टिव एक्ट जो लगते हैं। इसके ऊपर लगता है शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। ये एक स्टेट लॉ है। दो तरीके के लॉज होते हैं, एक सेंट्रल लॉ होता है, एक स्टेट लॉ होता है। स्टेट लॉ मतलब जहाँ पे SG जो SG बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, पूरी कंट्री के ऊपर लगता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रल लॉ। और स्टेट लॉ मतलब एक स्टेट के ऊपर पर्टिकुलर लगेगा। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एक स्टेट लॉ है। उसके बाद दूसरी की बात करता हूँ मैं, पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में क्या लगता है आपका, TIPA 1932, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बाद LLP की बात करें तो इस पे लगता है LLP एक्ट 2008। कंपनीज की बात करूँ तो इसके ऊपर लगता है कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद NPO की अगर मैं बात करूँ तो NPO के ऊपर बहुत सारे एक्ट लग सकते हैं, कंपनीज एक्ट भी लग सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि एक NPO रजिस्टर कैसे हुआ है। तो और ज़रा इसको समझते हैं कि NPO रजिस्टर कैसे कैसे हो सकता है। देखो सबसे पहले 3 तरीके मैं आपको बताता हूँ जो मेनली जिस तरीके से, एक तो सोसाइटी की तरह अगर ये हुआ तो इसके ऊपर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 लग जाएगा। अगर ये ट्रस्ट की तरह हुआ तो इसके ऊपर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 लगता है। और अगर ये कंपनी की तरह हुआ तो इसके ऊपर सेक्शन 8 लगता है, कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 8 लगता है कंपनीज एक्ट 2013 का। तो NPO के बहुत सारे तरीके हमने समझे, सोसाइटी की तरह हो सकता है, ट्रस्ट की तरह रजिस्टर हो सकता है, बट NPO की बात NPO में। अभी हम मेनली बात करते हैं पार्टनरशिप की। तो यहाँ पे हमारे पास लगता है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसके ऊपर। अब मैं ज़रा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर लूँ। हमने मतलब समझा ये आती कहाँ से, हमने ये समझा लॉ से आती है।
अब हम ज़रा आगे बात जैसा जैसी फॉर्म वैसा लॉ, मैंने आपको कुछ एक्ट्स बता दिए हैं जो लगते हैं डिफरेंट एंटिटीज़ पे। तो उसके बाद मैं ज़रा आगे बात करता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम इसमें पार्टनरशिप में पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स में। तो जब मैं पार्टनरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास नंबर 1, वैसे तो ट्रेडिंग भी होगा, बट ट्रेडिंग भी होता है, बट यहाँ से हटा दिया गया कोर्स, यहाँ से डायरेक्टली P&L से शुरुआत होती है। P&L अकाउंट, सेकेंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तीसरा है हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और चौथा है हमारे पास एज यूजुअल बैलेंस शीट, और चौथा है हमारे पास बैलेंस शीट। तो ये 4 तरीके की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो हम पहले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमने समझा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कहाँ से ये आती हैं और कितने तरीके की ये हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर इसमें। नेक्स्ट में मैं एक्सप्लेनेशन की शुरू कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। इन केस अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूँ या मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।